नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सेट है उस सीरीज में सेट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले क्वेश्चन सीरीज सेट 1 और सेट 2 जो है ये ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे कभी भी देख सकते हैं और एग्जाम के पर्पज से उसका लाभ उठा सकते हैं। आज क्वेश्चन सेट 3 में हम लोग बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लेवल पे काम करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ फिलोसफी with which the name of Kapil is prominently associated is। कह रहा है कपिल मुनि का नाम, कपिल मुनि जो है, कपिल मुनि का नाम किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न है। तो अगर ध्यान से देखें हम एक एक करके, तो हम लोगों को जो थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट के अंदर हम लोगों को 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है और 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इसके बारे में पढ़ते हुए हम लोगों को अलग अलग 6 दर्शनों के जो प्रणेता रहे उनके विषय में भी जानना है। तो अगर ध्यान से देखें तो एक एक करके हम लोग बात करें। कपिल मुनि जो हैं, इन्होंने सांख्य दर्शन दिया। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है, जो सुटेबल आंसर है, वो सही सांख्य दर्शन है। अगर हम बात करें योग दर्शन की, तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है। इसके बाद अगर हम न्याय दर्शन की बात करें, तो न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा। वैशेषिक दर्शन है जिसे हम महर्षि कणाद के द्वारा दिया हुआ मानते हैं। पूर्व मीमांसा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ए है, पूर्व मीमांसा, इसे हम ऋषि जैमिनी द्वारा दिया हुआ मानते हैं। और साथ ही साथ अगर हम उत्तर मीमांसा की बात करें, आपके ऑप्शन डी को बात करें, तो उत्तर मीमांसा जो है ये महर्षि बादरायण द्वारा दिया गया है। तो कुल 6 दर्शन के जो अंग हैं, जिन्हें हम सट दर्शन कहते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। तो इस क्वेश्चन का जो सही और सुटेबल आंसर है कि कपिल मुनि द्वारा कौन से दर्शन को प्रोमिनेंटली बताया गया है, तो कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन को बताया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड इन दी। ये उपनिषदों से क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आप उपनिषदों वाला पार्ट देखें तो आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर उपनिषदों वाला जो पार्ट है वो यूनिट 2 है। तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम, नचिकेता और यम के बीच में जो प्रसिद्ध वार्तालाप हमें देखने को मिलता है वो किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद। इससे पहले आप ये जरूर जान लें कि जब हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की, तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 बताई गई है। और उन 108 उपनिषदों में कहते हैं कि 10 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं, जिनका हम बहुत महत्वपूर्ण रूप से नाम लेते हैं, जिन्हें दशोपनिषद कहा जाता है, जिसमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंड उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय, ऐतरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तो ये 10 उपनिषदों की बात हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है कि नचिकेता और यम का जो संवाद है, नचिकेता और यम का जो डायलॉग है, वो किस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेदा विच इज पार्टली प्रोज वर्क, एक ऐसा वेद जो प्रोज में भी लिखा गया है, जो गद्य शैली में भी लिखा गया है, वो कौन सा है। तो जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि जितने भी वेद लिखे गए हैं, ज्यादातर वेद काव्य शैली में लिखे गए हैं, काव्य के रूप में लिखे गए हैं। लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे प्रोज में लिखा गया है। तो पार्टली वो प्रोज में भी है, पार्टली वो पोएट्री में भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ठीक तरीके से सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन को देखना है। अगर हम वर्धमान महावीर, जिन्हें
महावीर जैन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इनके ऑप्शंस को देखें, पहला ऑप्शन है वर्धमान महावीर फादर कौन थे? सिद्धार्थ। तो ये आंसर सही है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सेकंड ऑप्शन है वर्धमान महावीर मदर्स नेम इज त्रिशाला। यस, एब्सोल्युटली राइट, द मदर ऑफ वर्धमान महावीर वॉज त्रिशाला, उनका नाम त्रिशाला था। थर्ड ऑप्शन के तौर पर अगर हम देखें तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, अगर चौथा ऑप्शन देखेंगे तो ये चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि वर्धमान महावीर की पुत्री का नाम चैना नहीं था, बल्कि वर्धमान महापुत्री का नाम प्रियदर्शना था। तो इसके सही ऑप्शन के रूप में अगर हम देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट? देखिए कौन सी पुस्तक धार्मिक पुस्तक नहीं है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद हम देखते हैं और मानते हैं कि वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, धार्मिक पुस्तक है। उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं वो सभी वेदों पर आधारित हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन आपका दिख रहा है, बी ऑप्शन है संगम साहित्य। ये संगम साहित्य, संगम लिटरेचर जिसे कहते हैं, ये दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य वंश के सामूहिक जो साहित्यकार थे उनके समूह के रूप में हम देखते हैं, और इसीलिए इसका नाम संगम है। तो संगम जो साहित्य है, संगम की जो पुस्तकें हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। हालांकि ये संस्कृत में लिखी जरूर गई हैं, लेकिन ये रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मैच the list 1 with list 2 and choose the correct answer from the codes given below the list। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, और इस क्वेश्चन में सीधे सीधे हम लोग 60 दर्शनों की बात कर रहे हैं, यानी 6 दर्शन हैं, और आपको बताना है कि इन 6 दर्शनों के आगे जो नाम लिखे हैं क्या ये नाम सुटेबल हैं, और अगर नहीं है तो इनकी प्रॉपर मैचिंग क्या है। तो अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा, और पहले क्वेश्चन में ही इसका आंसर हमें मिल गया। अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले न्याय दर्शन लिखा हुआ है, तो न्याय दर्शन जो है वो महर्षि गौतम द्वारा दिया गया था। तो अगर हम मैचिंग करेंगे लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में, तो न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा दिया गया। नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का संबंध महर्षि कणाद से है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के विषय में अभी ऊपर हम लोगों ने बात करी। सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा। तो अगर इसके ऑप्शन के तौर पर देखें तो इसका सी ऑप्शन 3, 4, 5, 6, 1, 2, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका, ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। तो आपको याद रखना है कि ये 6 दर्शन किसने दिए हैं, इन 6 दर्शनों का नाम और उनके प्रणेताओं का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के तौर पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इज नोन एज अपौरुषेय? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और आपके AKTU के जो ITCS के पेपर होने वाले हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पार्ट है ये वेदों से उठाया गया है, आपका जो सेकेंड यूनिट है वहां से ये क्वेश्चन है कि अपौरुषेय किसे कहते हैं? अपौरुषेय, अपौरुषेय जो बात की कही जा रही है, तो ये अपौरुषेय का मतलब है ऐसी रचना जो पुरुष द्वारा नहीं की गई, यानी एक ऐसी रचना जिसे किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। तो वो कौन सी चीज है? तो इसके सही ऑप्शन के तौर पर हम देखते हैं वेदास, वेदों को हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पहला ऑप्शन वेद, वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद अपने आप में इतने प्राचीन हैं जिसके संकलनकर्ता के रूप में हम महर्षि वेद व्यास को जानते तो हैं, लेकिन वो संकलन करता है। उन्होंने वेद में जो चीजें हैं, जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उनका संकलन करने का काम किया। लेकिन ये वेद किसने बनाए, या वेदों में जो ऋचाएं, या वेदों में जो श्लोक, या वेदों में जो मंत्र आते हैं वो किसने प्रस्तुत किए, इसका उल्लेख कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। इसी वजह से इसको अपौरुषेय कहते हैं। इसको ये भी माना जाता है कि वेदों में जितनी बातें लिखी हैं वो सब देवताओं द्वारा बताई गई हैं, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत जो है वो देववाणी है, तो पूरे वेद संस्कृत में ही है।
इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। अगला अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण और आरण्यक ये वेदों के अंग माने जाते हैं, वेदों के अलग अलग पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के अंग के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं, आरण्यक ग्रंथों को देखते हैं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये वेदों के अंग के रूप में। और उपनिषद, उपनिषद तो अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो वेदों के बाद, वेदों पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखें, विच इज नोन एज बुक ऑफ मेलोडी, संगीत के ऊपर यानी लय, सुर, ताल, इन सब के बारे में जो जानकारी है, ठीक है, संगीत के सुरों के विषय में संगीत के ऊपर जो पुस्तक है वो कौन सी है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से है, तो आपको याद रखना है सामवेद संगीत, यानी दोनों एस एस से शुरू हो रहे हैं, तो इसको याद रखना आसान होगा, सामवेद और संगीत। अगला क्वेश्चन देखें, विच वेदा डील्स विथ मैजिकल हाइम्स और चार्म्स ऑफ स्पेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वेद है वो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इन चीजों से संबंधित है। तो आपके 4 ऑप्शंस में से अथर्ववेद जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऐसा है जो ये बताता है कि ये जादू, टोना, तंत्र, मंत्र की जो बातें हैं ये अथर्ववेद में लिखी गई हैं। तो अगर आपके ऑप्शन के तौर पर आपके आंसर को आपको देखना है तो अथर्ववेद इसका आंसर है और राइट आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक तत्वाज और प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य सिस्टम। तो देखिए, अभी हम लोग जितने क्वेश्चन उठा रहे हैं ज्यादातर सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट से हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, तो आगे हम जितनी भी क्वेश्चन सीरीज को लेकर के आने वाले हैं आपके एग्जाम तक, उसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने इनिशियली क्वेश्चंस को उठाया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये जो 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज, वहीं से ये क्वेश्चन आया है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और आपको मैंने बताया भी था कि ये 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज जो ये क्वेश्चन है ये कौन से यूनिट से आया है। तो इसको हम लोग थर्ड यूनिट में देखते हैं। तो थर्ड यूनिट से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के तत्वों के बारे में या सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के विषय में कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रकृति और प्रीमॉर्डियल मैटर, जिसे हम मैटर कह रहे हैं, क्रिएटिव एनर्जी कह रहे हैं, क्रिएटिव एजेंसी कह रहे हैं और एनर्जी कह रहे हैं, और दूसरा पुरुष, पुरुष और इंडिविजुअल कॉन्शियस बीइंग, दैट इज आल्सो नोन एज सेल्फ और सोल और माइंड। तो ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है यही ऑप्शन सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो सांख्य जो दर्शन है, सांख्य दर्शन में 2 चीजों की बात होती है। एक तो 2 महत्वपूर्ण तत्वों की बात होती है, हालांकि इसमें 25 प्रकार के तत्वों की बात होती है। 25 तत्वों की बात या 25 सबसे महत्वपूर्ण विषयों की बात होती है। लेकिन अगर हम मेनली देखें तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति और पुरुष। तो ऑप्शन ए जो है प्रकृति और पुरुष के विषय में बता रहा है। ऑप्शन बी में प्रकृति और योग के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सी प्रकृति और आयुर्वेद के विषय में बात कर रहा है और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दिया गया, और सांख्य दर्शन की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर ऑप्शन के रूप में प्रकृति और पुरुष को देखना है तत्वों के रूप में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the master of गौतम बुद्ध? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद बहुत जगहों पर नहीं देखा होगा। तो ये क्वेश्चन उठाया गया है बुद्धिज्म से। जब हम लोग बुद्धिज्म देखते हैं थर्ड यूनिट या फिर बौद्ध धर्म की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर वहां से भी इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो आपको ये बता दें, गौतम बुद्ध के गुरुओं में 3 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो पहला ऑप्शन जो आपका लिखा है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु के रूप में हम पहला जो नाम लेते हैं वो आलार कलाम लेते हैं। दूसरा जो गुरु के रूप में नाम लेते हैं वो उद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु के रूप में हम उद्रक रामपुत्र का नाम लेते हैं। और जो तीसरे गुरु हैं गौतम बुद्ध के, उनके रूप में हम आचार्य कौंडिन्य का नाम लेते हैं।
तो ऐसा कहा जाता है कि पहले तो आचार्य कौंडिन्य जो है वो गौतम बुद्ध के गुरु के रूप में उन्हें मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो गौतम बुद्ध से इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध के सत्य को ढूंढने का जो मार्ग है वो योग पर आधारित नहीं था। तो उनको लगता था कि ये तो पथभ्रमित हो गया है और ये कैसे सत्य की खोज कर पाएगा। तो इसलिए वो लेटर फेज में उन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया था। लेकिन गुरु के रूप में अगर हम देखें तो 3 लोगों का नाम आता है। तो पहला ऑप्शन आलार कलाम, ये बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। दूसरे गुरु कौन थे? उद्रक रामपुत्र। और तीसरे गुरु के रूप में आचार्य कौंडिन्य का नाम आता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बात भी आप समझ लें कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्यों में आचार्य कौंडिन्य का नाम आता है। तो थे तो वो गुरु, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध को छोड़ दिया था क्योंकि इनका जो मार्ग था ये अलग था। इनके सत्य की खोज का जो मार्ग था ये बिल्कुल अलग था, जैसा उन्होंने सीखा था अपने गुरुओं से बिल्कुल अलग था। लेकिन बाद में जब गौतम बुद्ध हो गए, जब उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो वहां पर जो है फिर आचार्य कौंडिन्य सबसे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली, गौतम बुद्ध से वो दीक्षित हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which of the following system of Indian philosophy upholds the ideology of वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा? कह रहा है जितने भी 6 दर्शन हैं भारतीय दर्शन के अंदर, जितने भी ये 6 दर्शन हैं, इन 6 दर्शन में जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी आइडियोलॉजी उठती है या कौन सा पॉइंट उठता है? तो आप देखें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, दूसरा अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आप इस चीज को समझें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम 6 दर्शनों की बात करते हैं तो ये 6 दर्शन जो है ये पारंपरिक दर्शन माने जाते हैं। और ये पारंपरिक दर्शन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्यों माने जाते हैं? तो अगर हम पूरे दर्शनों को देखें तो पूरे दर्शनों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। जो ईश्वर या वेदों में विश्वास करते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे चलते हैं, जो ईश्वर और वेदों को नहीं मानते वो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम के हिसाब से दर्शन के प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। तो वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये जितने भी दर्शन हैं ये सभी दर्शन वेदों पर आधारित दर्शन हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी कह रहे हैं। अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी में क्या होगा? जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, आजीवक धर्म जो था वो, तो ये जितने भी इस प्रकार के दर्शन हैं, चारवाक दर्शन, ये सभी अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following systems of Indian philosophy upholds the ideology of चारवाक? ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हट करके, सेम उसी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट। पहले तो ये कहा, पहला जो क्वेश्चन था इसके पहले कि सठ दर्शन किस पर आधारित है, तो वो सठ दर्शन यानी जो 6 दर्शन में पढ़ने थे वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पे आधारित थे। अभी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चारवाक आइडियोलॉजी, चारवाक दर्शन का जो विचार है ये किस पर आधारित है। तो चारवाक दर्शन अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी पर बेस्ड है, क्योंकि अभी मैंने कहा जो वेदों में और ईश्वर की सत्ता में और अस्तित्व में विश्वास करते हैं वो ऑर्थोडॉक्स, और जो नहीं करते वो अनऑर्थोडॉक्स। तो चारवाक दर्शन ऐसा है जो वेदों में लिखी हुई बातों से अलग बात करता है, और इसीलिए इसे हम अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी में रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। वैशेषिक स्कूल वाज फाउंड बाय, वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो वैशेषिक दर्शन जो है ये महर्षि कणाद द्वारा दिया गया था। ठीक है, अभी एक एक करके अगर हम ध्यान से देखें तो चीजें लिखी हुई हैं। अब कपिल मुनि लिखा है, कपिल मुनि का संबंध सांख्य दर्शन से। अच्छा, ऋषि गौतम
जो ऋषि गौतम है इनका संबंध न्याय दर्शन से है। ऋषि जैमिनी इनका जो संबंध है वो पूर्व मीमांसा से है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वैशेषिक दर्शन का, तो वैशेषिक दर्शन किसने दिया? ये महर्षि कणाद द्वारा दिया गया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन इंडिया और फिजिक्स इन इंडिया, तो वहाँ के जो क्वेश्चन है उससे उससे भी रिलेट करता है ये क्वेश्चन। महर्षि कणाद वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल्स and knowledge of atoms in ancient India. So this is very crucial part that we need to understand. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महर्षि कणाद का हम रेफरेंस वहाँ भी लेते हैं क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने विज्ञान पर आधारित, प्राचीन समय में विज्ञान पर आधारित एटम और परमाणु और उसके विषयों के बारे में बात करी। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है विच स्कूल इज ओरिजिनली कॉल्ड सनातन धर्म। कौन सा सिद्धांत या कौन सा विचार ऐसा है जिससे हम सनातन धर्म के नाम से जान सकते हैं, सनातन धर्म के रूप में देख सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है नास्तिक स्कूल, आस्तिक स्कूल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन में से दो जो ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल हट जाते हैं। आपके पास मेनली दो ऑप्शन बचते हैं, नास्तिक स्कूल और आस्तिक स्कूल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम आस्तिक शब्द की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, और जब हम नास्तिक शब्द की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये जो आस्तिक और नास्तिक की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक की डेफिनेशन जब हम वेदों, पुस्तकों और धर्मशास्त्र के जितनी भी किताबें हैं उनके आधार पर देखें तो वे लोग जो वेदों और वेदों में लिखी गई बातों में बिलीव करते हैं वो आस्तिक स्कूल के हैं, और वे लोग जो वेदों और वेदों में लिखी गई बातों से डिफरेंट व्यू रखते हैं वो नास्तिक स्कूल के हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि अभी तक हम ये जानते रहे हैं आस्तिक का मतलब भगवान में विश्वास करने वाला, नास्तिक का मतलब भगवान में विश्वास नहीं करने वाला। लेकिन जब हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आस्तिक और नास्तिक की का जो पैरामीटर है वो इस प्रकार का है कि जो वेदों में बिलीव करता है वो आस्तिक स्कूल को फॉलो करता है, आस्तिक विचार को लेके चलता है, और जो वेदों में या वेदों में लिखे गए सिद्धांतों को नहीं मानता, नहीं फॉलो करता, वो नास्तिक स्कूल को लेके चल रहा है। So the question is, which school is originally called Sanatan Dharma? So the answer is Astic school, because सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव, और जो वेदों में लिखी हुई बातें हैं वही आती हैं पहले। So the right answer is Astic school. Now the next question is, which of the following school is known as Lokayat? A term means naturalist in Sanskrit or worldly in Pali. तो कह रहा है लोकायत शब्द से हम किस विचारधारा को जोड़ते हैं? ठीक, लोकायत जिसका संस्कृत में जो मीनिंग है नेचुरलिस्ट हुआ, प्रकृतिवादी, और जो पाली भाषा में अर्थ हुआ वो सांसारिक हुआ। तो कहते हैं लोकायत शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका सीधा सा आंसर है लोकायत शब्द चार्वाक दर्शन से संबंधित है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि चार्वाक दर्शन क्या है? चार्वाक दर्शन ये कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ठीक है, कहते हैं एक बहुत फेमस सी लाइन है चार्वाक दर्शन के लिए आधारित, कि अगर आवश्यकता पड़े तो ऋण लेकर के भी घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, और उसमें ये बात कही जाती है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा ऋण करके भी घृतम पिबेत, घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। यावत जीवेत सतम जीवेत, और जब तक जीना चाहिए, मतलब जब तक जीवन है बहुत शानदार जीवन जीना चाहिए, 100 वर्षों तक जीना चाहिए, लंबा जीवन जीना चाहिए। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये चार्वाक दर्शन का है। तो चार्वाक दर्शन ये मानता है कि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं केवल वही सत्य हैं।
इसलिए इस दर्शन को लोकायत कहते हैं। लोकायत इसीलिए क्योंकि ये लोक यानी इस दुनिया पर ही आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चारवाक स्कूल है। आस्तिक स्कूल जो वेदों में बिलीव करते हैं, चारवाक स्कूल जो वेदों में बिलीव नहीं करते, यानी ये एक नास्तिक दर्शन वाला पार्ट है। आजीवक स्कूल, अच्छा आजीवक एक संप्रदाय या एक समूह रहा जिसका विचार भगवान बुद्ध से पहले रहा, तो बहुत सारे लोग आजीवक धर्म को मानने वाले रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है Which of the following is the correct sequence of creation as per सांख्य philosophy? सांख्य दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से जो सही क्रम है वो बताइए। तो पुरुषत्व, प्रकृति, अहंकार, महत, प्रकृति पुरुष अहंकार महत, प्रकृति पुरुष महत अलंकार, और चौथा ऑप्शन है पुरुष प्रकृति महत अहंकार। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। हमने कहा कि सांख्य दर्शन में हम 25 प्रकार के तत्वों की बात करते हैं, तो सबसे पहला तत्व जो है वो पुरुष है, दूसरा तत्व प्रकृति है, तीसरे तत्व के रूप में हम महत यानी बुद्धि को देखते हैं, और चौथे तत्व के रूप में हम अहंकार को देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सीक्वेंस के हिसाब से सही आंसर जो है वो फोर्थ वन है, पुरुष प्रकृति महत और अहंकार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी एडवोकेट्स द इंडिविजुअलिज्म? कह रहा है व्यक्तिवादी विचारधारा को कौन सा दर्शन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली उसकी वकालत करता है? तो चार ऑप्शन, फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का सिद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्धिस्ट दर्शन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जैनिज्म, यानी जैन फिलोसफी जो है, जैन दर्शन जो है वो व्यक्तिवाद पर, कैवल्य की तरफ व्यक्ति को ले जाने की ओर बात करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विच वर्ना रिप्रेजेंट्स द माउथ ऑफ पुरुष और द यूनिवर्सल मैन? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है सेकेंड यूनिट से, जहां पर हम लोग ये देख रहे थे कि सॉरी, ये क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट यूनिट से है, लेकिन सेकेंड यूनिट में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उठाया गया और कहा गया कि वेदों में या शास्त्रों में जिसे हम यूनिवर्सल मैन कह रहे हैं, जिसे हम पुरुष कह रहे हैं, उस पुरुष का मुंह जो है उसे किससे प्रेजेंट किया गया? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है वर्ण व्यवस्था से। तो हम कहते हैं कि 4 वर्ण बताए गए थे प्राचीन समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कहा गया कि जो ब्रह्म पुरुष था, ब्रह्म पुरुष या पुरुष या जिसे यूनिवर्सल मैन कह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मुंह वाला हिस्सा है उसे रिप्रेजेंट कौन करता था? ब्राह्मण। फिर जो भुजा और छाती वाला जो हिस्सा था उसको रिप्रेजेंट कौन करता था? उसे रिप्रेजेंट करते थे क्षत्रिय। फिर जो जांघ का हिस्सा है, ठीक, उसे कौन रिप्रेजेंट करता था? वैश्य। और जो पैर वाला हिस्सा है उसे कौन रिप्रेजेंट करता है? शूद्र। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, विच वर्ना रिप्रेजेंट्स द माउथ ऑफ पुरुष, पुरुष के मुंह को कौन वर्ण प्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन जो कि नीचे दिया हुआ है, विच वर्ण रिप्रेजेंट्स द फीट ऑफ पुरुष और द यूनिवर्सल मैन? तो अभी मैंने बताया आपको कि पैरों को रिप्रेजेंट कौन करता है? शूद्र। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्म पुरुष के मुंह को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राह्मण, ब्रह्म पुरुष के हाथों और छाती को रिप्रेजेंट कर रहा है क्षत्रिय, ब्रह्म पुरुष के जांघ और पैरों को रिप्रेजेंट कर रहा है वैश्य, और सबसे नीचे का हिस्सा यानी पैर, ठीक है, पैर का सबसे नीचे का हिस्सा, तलवे और उंगलियां, इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसे रिप्रेजेंट कर रहा है शूद्र। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की सीरीज को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जो पार्ट है, ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगे, और हम आशा करते हैं कि क्वेश्चंस भी जो आपको सेट में क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन सेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, और धीरे धीरे हम लोग एग्जामिनेशन की सीरीज
को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, जरूर अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार देखें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे हैं, जो कंटेंट है उससे जो जो चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई हैं उन सारी चीज़ों से ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग भी इन क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियोस में हम फिर आपसे मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे और वैल्यूएबल चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। जाने से पहले, जैसा कि हमेशा की तरह, एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है, मेरे चैनल ग्रैंड गौरव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो AKTU में पढ़ रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच सके, उन तक ये बात पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी चीज़ पर कोई बात अच्छी लग रही है, कोई किसी बात में आपको डाउट हो, कोई बात कहनी हो, ठीक है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वीडियोस के ऊपर कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।